अस्सलामुअलैकुम। तो वीडियो के इस पार्ट में हमने पढ़ना है कि थायराइड हार्मोन किस तरह से अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो थायराइड हार्मोन्स थे वो हमारे पास ब्लड में सर्कुलेशन में आ गए। उसके बाद हमने ये भी बताया कि हमारे पास डिफरेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ब्लड में जो कि लिवर सिंथेसाइज करता है। फॉर एग्जांपल थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जिससे मेजरली ये थायराइड हार्मोन्स जाके बाइंड होते हैं और लेस एक्सटेंट पे हमारे पास प्रेजेंट होती हैं थायराइड बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन एंड एल्ब्यूमिन जिसके साथ कुछ इसकी अमाउंट बाइंड होती है। ठीक है, अब क्या हुआ जो हमने ये भी डिस्कस किया कि T3 की जो एफिनिटी होती है वो हाई होती है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के लिए, जिसकी वजह से जो एक्टिव फॉर्म होती है वो T3 होती है और T4 जब भी आके रिसेप्टर पर जो टारगेट टिश्यू होता है उसके रिसेप्टर्स पर आके अटैच होता है तो सेल में आने से पहले ये T3 में कन्वर्ट होता है इन विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डी आयोडीनेज। इसकी T3 की डी आयोडीनेशन हो जाती है जिसकी वजह से ये T3 में कन्वर्ट हो जाता है और जाके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पर सेल के अंदर जाके ये बाइंड हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट रोल देखते हैं कि ये जीन की ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। तो ये जीन की ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से करवाएगा? अब हमारे पास ब्लड में सर्कुलेशन में ये बाइंडिंग फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, सेल में आया, T4 सेल में आया तो ये T3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी डीआयोडीनेशन हो जाएगी। अब T3 जो है वो क्या हो गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देगा जब ये रिसेप्टर के साथ अटैच होगा। अब ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना है ये क्या हो जाएगा, ये डीएनए पे स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा जिसके ऊपर ये जाके अटैच हो जाएगा। तो जिस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पे ये जाके अटैच हो रहा है उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम कह रहे हैं हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हार्मोन रिसेप्टिव एलिमेंट पे जाके अटैच हो जाएगा तो ये जीन्स की एक्टिवेशन करवा देगा। जैसे ही जीन्स की एक्टिवेशन हो जाएगी तो क्या होगा, जीन्स जब एक्टिवेट होंगे वो ट्रांसक्रिप्शन करवा देंगे। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा डीएनए से। जैसे ही मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हुई तो वो क्या होगा, न्यूक्लियर पोर्स से साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में आगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके जाएगा और प्रोटीन की सिंथेसिस करवा देगा उधर ही राइबोसोम्स से, जो कि हमारे पास प्रोटीन की फैक्ट्रीज होती हैं। तो क्या हो गया, ये ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसक्रिप्शन भी हो गई और ट्रांसलेशन हो गई। इस तरह से थायराइड हार्मोन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवा रही होती हैं और इस तरह से ये फंक्शंस परफॉर्म करवा रही होती हैं। अब प्रोटीन्स हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो ये सिंथेसिस प्रोटीन्स हो सकती हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स हो सकती हैं, एंजाइम्स भी तो प्रोटीन्स ही होती हैं ना, चैनल प्रोटीन्स हो सकती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हो सकती हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड में देखें, इधर एक ओवरव्यू दिया हुआ है थायराइड हार्मोन के इफेक्ट्स का कि इसके बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो ये हमारे मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। व्हाट्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस? ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लाइक अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स लाइक फैटी एसिड्स एक्सेट्रा। उसके बाद लाइपोलाइसिस करवाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। प्रोटीन की सिंथेसिस किस तरह से करवाएगा ये अभी हमने डिस्कस किया। ऑक्सीजन की कंजम्पशन करवाता है। ये सब चीज़ें हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो अब ये किस तरह से कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज कर रहा है, बॉडी के वेट को डिक्रीज कर रहा है, रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर रहा है, बट प्लाज्मा में जो फ्री फैटी एसिड्स हैं उनको भी ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से डिक्रीज कर रहा है ये। अब हमें पता है कि इसका ये प्रोटीन्स की डिफरेंट प्रोटीन्स की सिंथेसिस वगैरह करवाता है। अब क्या करेगा, ये एलडीएल रिसेप्टर्स की एक्सप्रेशन को बढ़ा देगा लिवर पर। जब एलडीएल के एक्सप्रेशंस बढ़ जाएंगी लिवर सेल्स पर तो क्या होगा कि वो ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को कैच करेंगे ताकि वो इसको बाइल में एक्सक्रीट आउट कर सकें। ठीक है, अब क्या होगा, अब जिस तरह हमने कहा कि ये लाइपोलाइसिस करवाता है यानी कि एडिपोज टिश्यूज से लिपिड्स लेगा, उनकी क्या करवाएगा, ब्रेक डाउन करवाएगा। अब किस में करवाएगा, फ्री फैटी एसिड्स में करवाएगा।
ठीक है? अब फ्री फैटी एसिड्स की क्या होगी, ब्लड में कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई लेकिन कोलेस्ट्रॉल की डिक्रीज़ हो गई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये रेस्पिरेटरी रेट को कैसे इंक्रीज़ कर रहा है। अब हमने कहा कि ये ऑक्सीजन की कंज़म्पशन को इंक्रीज़ कर रहा है। जब ये एक तो जो मेटाबॉलिक रेट होता है उसको इंक्रीज़ कर रहा होता है। जब ये मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है तो ज़ाहिर-सी बात है ऑक्सीजन की कंज़म्पशन ज़्यादा होगी। जब ऑक्सीजन की कंज़म्पशन ज़्यादा हो रही है तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है सेल्स में, जो मेटाबॉलिज़्म का में वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसकी कंसंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, बॉडी में इंक्रीज़ होने लगेगी, तो वो चीज़ एसिडोसिस की तरफ जाने लगेगी बॉडी। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए क्या होगा कि रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये क्या करता है कि विटामिन्स की यूज़ को या उसकी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है हमारी स्किन जो है वो कोलेजन टाइप 1 से बनी हुई होती है मोस्टली। अब ये जो कोलेजन है ये कौन-सा विटामिन सिंथेसाइज़ कर रहा होता है? ऑब्वियसली विटामिन सी। अब क्या हुआ कि जब थायरॉइड हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग गया लाइक इन हाइपरथायरॉइडिज़्म, तो क्या हुआ कि कोलेजन की कैटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया स्किन के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। जब कोलेजन की कैटाबॉलिज़्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई तो को मतलब ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई विटामिन सी के लिए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, जब हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि ये बॉडी के वेट को डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि ये एक तो कोलेस्ट्रॉल को भी डिक्रीज़ कर रहा है, उसके बाद ये प्रोटीन्स की कैटाबॉलिज़्म को भी इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी का मास या मसल का मास डिक्रीज़ होता है और बॉडी का वेट भी डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन की कंज़म्पशन वाली बात हो गई और जीआईटी की जो मोटिलिटी है उसको इंक्रीज़ करवा देता है, क्योंकि इसके जो हमारी जीआईटी ट्रैक होता है ना, उसमें इसके रिसेप्टर्स प्रेज़ेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये उसकी जो मोटिलिटी है उसको इंक्रीज़ करवा देगा।